अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। बगैर किसी विलंब के मोदी सरकार को आज 8 साल पूरे हो चुके। 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। इस नारे के साथ हम दोनों अपनी बात रखें। उससे पहले मैं अजय माखन जी से अनुरोध करूंगा कि एक पुस्तिका जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निकाली है आज उसका विमोचन करेंगे और फिर हम अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। साथियों, 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे दिए थे उन पर जरा आज 8 साल बाद निगाह डालिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपये पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। आज 8 साल के बाद सभी नारों की, वादों की, जुमलों की समीक्षा करें तो मोदी सरकार की प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों और जुमलों के अंदर आपको देशवासियों साफ दिखाई पड़ेगी। फिर एक नारा और दे दिया, मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक गाना भी सुना दिया, पर यह नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन। आज 8 साल के बाद तस्वीर साफ है कि मोदी जी आए तो साथ में महंगे दिन, रोजगार बिन लेकर आए। ना किसानों की आमदनी लेकर आए 2 गुना, बल्कि उन्हें दर्द दिया 100 गुना। मोदी जी आए, साथ में मंदी के दिन व्यापार बिन लेकर आए। मोदी जी आए, चीन को भारत की सरहदें पार और व्यापार की हदें पार कराते लाए। यही सच है। अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है, क्योंकि आजकल फिल्म का जमाना है। तो अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है और छल कपट, झूठ, जुमले, प्रचार, प्रपंच, नफरत और निराशा का सहारा ले रहे हैं। लोगों के घरों का चूल्हा बुझाकर नफरत की धीमी आंच पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकी जा रही हैं। अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन लोगों ने अपने नारे भी बदल दिए हैं। अब ये नफरत फैलाने वाले हैं, देश को लड़ाने वाले हैं, 80-20 कराने वाले हैं, किसानों की आमदनी पर, युवाओं के रोजगार पर, छोटे लघु मझोले व्यापार पर बुलडोजर चलाने वाले हैं। यही अब उनके नारे हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय अजय माखन जी से कि वो विस्तृत चर्चा इस बारे में आपसे करेंगे। आदरणीय माखन साहब। धन्यवाद रणदीप जी। सबसे पहले तो मैं रणदीप सुरजेवाला जी को और उनके साथियों को, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को का समावेश करते हुए 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल, ये बड़ा स्पष्ट और ये बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर, आसान शब्दों के अंदर, आंकड़ों के साथ में ये पुस्तिका जो इन्होंने निकाली है, मैं सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत सुरजेवाला जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि
क्योंकि जो नारे सुरजेवाला जी ने अभी यहाँ पे बोले, 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे लगाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा अच्छे दिन का था, जिसमें वो अपने हर भाषण के शुरू में और हर भाषण के खत्म में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में लगा करके कहते थे। लेकिन आज प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए? क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए जिसके 5,000 करोड़ रुपया से अधिक संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के खातों के अंदर आ गई? अच्छे दिन तो उनके आए। या उन 2-3 धन्ना सेठों के अच्छे दिन आए जो हर रोज 1,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं? अच्छे दिन तो उनके आए। या उन 142 सबसे अमीर लोगों के अच्छे दिन आए जिन्होंने कोरोना की आपदा में भी 30 लाख करोड़ रुपया कमाया? तो अच्छे दिन तो इन लोगों के आए। अच्छे दिन आए उन बैंक लुटेरों के जिन्होंने 5,35,000 करोड़ रुपए का गबन किया। बैंक लुटेरों ने, अच्छे दिन तो उनके आए। और देश की जनता जिनसे वोट अच्छे दिनों का वायदा लेकर के किया गया, उनका क्या हुआ? 1,000 रुपए का खाना खाने की गैस का सिलेंडर, 200 रुपए खाना बनाने का तेल और दाल, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल देश की जनता के लिए। किसानों के लिए क्या? 3 काले कानून, आत्महत्या का दंश और मात्र 27 रुपए रोज की आमदनी, ये किसानों को मिला। युवाओं को क्या मिला? 45 वर्ष की आज तक की भीषणतम बेरोजगारी, ये हमारे युवाओं को मिला। एमएसएमई को, मध्यम वर्गीय जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या मिला? 60 लाख एमएसएमई तालाबंदी के कगार के ऊपर हैं और व्यापार के अंदर मंदी है। 84% लोगों की घटी हुई आमदनी है। 12 करोड़ लोगों को नौकरी से उनको छुट्टी मिल गई। तो ये लोगों को क्या अच्छे दिन दिखाने के लिए 8 वर्ष पूर्व मोदी जी सत्ता के अंदर आए थे? आज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से ये पूछना चाहती, अगर हम लोग जो है विश्व स्तर के ऊपर जो अलग अलग सर्वेज होते हैं, अलग अलग आंकलन होता है, अगर हम भारत को और भारत का हम 2014 और आज के अगर हम आंकलन करें, और इस पुस्तिका में बहुत ही खूबसूरती से इसका पूरा ग्राफिक डिटेल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत 2014 के अंदर 55वें पायदान पे था, जो आज बढ़ करके 101वें पायदान पे, 101 नंबर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत पहुंच गया। आप सोचिए, 55 नंबर से बढ़ करके 101वें नंबर पे। ये भारत का विश्व के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत ने इतनी प्रगति भारत के अंदर करी जिसको ये विश्व गुरु बना रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप सबके सब साथी 140 से ऊपर बढ़ करके फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर हमारा विश्व की गिनती के अंदर 150 पे आ गए। जेंडर गैप इंडेक्स 114 से बढ़ करके 140 पे पहुंच गए। रूल ऑफ लॉ, जो कि हमारे किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 35 से बढ़ करके हम 79 पे हम लोग पहुंच गए। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 102 से बढ़कर 115 पे पहुंच गए। डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, 27 से आगे बढ़ करके हम 46वें पे पड़ गए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी हम 69 से बढ़ करके हम 71 तक के हम सबके सब लोग पहुंच गए। तो हर वैश्विक मापदंड के अंदर भारत फिसलता जा रहा है और भारत नीचे गिरता जा रहा है। आज भारत की स्थिति ये हो गई है। तो हम लोगों ने जो 8 साल 8 छल जो कहा है, इसको 8 अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये 8 वर्ग क्या हैं और उनके एक एक दो मैं आपको बताऊंगा। अगर डिटेल में बताया तो ये सारे के सारे में कम से कम 2-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए होगी, इसलिए हम बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताएंगे और ये भी आप लोगों को हम बांटेंगे तो आप लोग इसको आगे देख भी सकते हैं। सबसे पहला छल, भाजपा है तो महंगाई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक महंगाई 30 सालों में आज तक के सबसे ज्यादा बढ़कर के 15.08% पे पहुंच गई। खुदरा महंगाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8 साल में सबसे बढ़कर के 7.8% के ऊपर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर 27,50,000 करोड़ का एक्साइज
भाजपा की सरकार ने पिछले 8 वर्षों के अंदर लिया है। हम सब लोग जानते हैं, आपको हम बार बार बता चुके हैं कि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 344% और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 110% बढ़ी है। गैस के ऊपर हमारे समय के ऊपर हमारी सरकार 46,458 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिया करती थी ताकि गैस का बोझ हमारे साधारण लोगों के ऊपर ना पड़े। ये पूरी की पूरी सब्सिडी खत्म कर दी गई है। लिहाजा उसका असर क्या है, 2014 के अंदर डोमेस्टिक गैस सिलेंडर 410 रुपए था, आज डबल होकर के 800 रुपए हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1541 रुपए था, आज लगभग डबल होकर के 23,365 रुपए हो गया है। सीएनजी जो कि हमारे दिल्ली के अंदर और दूसरे शहरों में अब इस्तेमाल होने वाला एक साधन है, एक ईंधन है, वो 35 रुपए से डबल से भी ज्यादा बढ़ करके 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गया है। आवश्यक दवाओं के रेट बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स के रेट बढ़ रहे हैं, खान पान की वस्तुएं बढ़ रही हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की वजह से रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन, सबकी सब चीजों के अंदर रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो भाजपा के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी को कहना है कि ये जो अपने फायदे के लिए टैक्स बढ़ा करके कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया और उसकी भरपाई जनता की जेब काट करके जो करा जा रहा है, धनाढ्य अपने मित्र पूंजीपतियों को मदद पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स की भरपाई करने के लिए जो कमी कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए जनता की जेब पे से, साधारण और गरीब लोगों की जेब पे से डाका डाला जा रहा है। इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता हमारे देश के अंदर। और दूसरा छल और भी महत्वपूर्ण, सबसे युवा देश को बेरोजगार व अनपढ़ता के अंधकार में झोंका। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का यह आलम है कि आज 7.9% के ऊंचे, सबसे ऊंचे पायदानों में से एक है। सीएमआई का इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, सीडा की रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट कहती है कि 45 वर्ष के अंदर आज तक के सबसे ऊंची बेरोजगारी हमारे देश में है तो आज है। जो हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2016 में 47% थी, घट करके आज 39% हो गई है। यानी 8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा हो गया है। यानी कि आज हमारे देश के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का अगर हम आधार लगाएं तो 48 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 48 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। ये हमारी सीएमआई की रिपोर्ट हमारी ये कहती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 2005 में 26% था, घट करके मात्र 15% रह गया है विमेन का। तो जो हमारी महिला जर्नलिस्ट यहां पे हैं, आप सोच सकते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का किस तरीके से लगभग 10% पिछले 15 वर्षों के अंदर कम हुआ है। ये मोदी सरकार की देन है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस, सीडा जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बताता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कितने क्या वहां पर रोजगार का दर वहां पर है। हैरानी करने की वाली बात यह है कि जो हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और पहले साल से कह रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे हमारे देश के अंदर, 2016-17 के अंदर 5 करोड़ 10 लाख लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, जो आज घट करके मात्र 2 करोड़ 70 लाख लोग रह गए। तो लगभग 2 लाख से भी ऊपर, लगभग 2,40,000 लोग हमारे बेरोजगार हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर पिछले 4-5 वर्षों के अंदर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाले हमारे देश की बात करते थे, वहां पर आज ये स्थिति हमारी हो गई है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो 62 लाख सरकारी नौकरियां वैकेंसी है, 62 लाख वैकेंसीज हमारे देश के अंदर। इसके अंदर बहुत अच्छा चार्ट दिया गया है। 62 लाख जो वैकेंसीज हमारे सरकारी हैं, इसके अंदर इस बुकलेट में बहुत ही एक खूबसूरत चार्ट दिया गया है। ये चार्ट ये सुरजेवाला जी आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो मुख्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 9,10,000 वैकेंसीज हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंदर, जिसमें आंगनवाड़ी और हेल्थ पर्सनल हैं, उन दोनों के अंदर मिलाकर के लगभग 3.5 लाख वैकेंसीज हैं। प्राइमरी एजुकेशन के अंदर लगभग 8.5 लाख की वैकेंसीज हैं। हायर एजुकेशन के अंदर लगभग 50,000 की वैकेंसीज हैं। हमारे आर्मी और पुलिस के अंदर, दोनों के अंदर मिलाकर के लगभग 9 लाख की वैकेंसीज हैं। कोर्ट्स में वैकेंसीज हैं, स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं। टोटल 62,39,000 वैकेंसीज हमारे देश के अंदर है।
आप देखिए कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी 45 वर्ष में सबसे ऊंची है, लेकिन सरकार के अंदर हमारे 62,29,000 वैकेंसीज हमारे केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर पड़ी हुई हैं। हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, पुलिस फोर्सेस के अंदर, हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, हर जगह के ऊपर वैकेंसीज हैं, जगह है, लेकिन सरकार उनको नहीं भर पा रही है। तो इस चीज का जिम्मेवार कौन है? सीधे सीधे सरकार नहीं है तो कौन है? रेलवे के अंदर 2,66,000 लोगों की वैकेंसीज हैं। तो ये सभी वैकेंसीज जब इतनी सारी हैं तो इस चीज का जिम्मेवार कौन है? सरकार कैसे इस जिम्मेवारी से पीछे हट सकती है? तीसरा जो हमारा छल है वो अर्थव्यवस्था। अर्श से फर्श के 8 वर्ष में गर्त में अर्थव्यवस्था। जीडीपी की ग्रोथ कांग्रेस के समय में औसतन 8.36% प्रति वर्ष थी, घट करके भाजपा के समय में आधी लगभग 4.75% रह गई है। और ये भाजपा के फिगर्स हैं, ये सरकारी आंकड़े, कोई हमारे आंकड़े भी नहीं। तो लगभग आधे जीडीपी ग्रोथ हम लोगों की हो गई है। अब मूल्यन रुपए का देखें तो आज तक के इतिहास में रुपया इतना नहीं गिरा जितना अब गिरा। 77 रुपए 81 पैसा प्रति डॉलर रुपए की कीमत होगी आज हमारे देश के अंदर, यह स्थिति होगी है। अगर सरकारी कर्ज की बात करें तो 67 ईयर्स में सरकार के, जब तक के 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 55 लाख करोड़ का कुल कर्ज सरकार ने लिया था। पिछले 8 सालों के अंदर, सिर्फ मात्र 8 सालों के अंदर 80 लाख करोड़ रुपया कर्ज सरकार ने लिया। तो आप सोचिए कि 67 वर्षों के अंदर 55 लाख करोड़ और 8 वर्ष के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्ज इस सरकार ने केवल लिया है। तो आज हमारा भारतवासी, हर एक भारतवासी औसतन 1 लाख रुपए के कर्ज में इस सरकार की वजह से डूबा हुआ है। पिछले 8 वर्षों के अंदर 80 लाख करोड़ का कर्ज लेना, उससे कंपेयर करें आजादी के बाद से लेकर के जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कुल 55 लाख करोड़ का। तो कितना कर्ज में, जितना हमने 67 सालों में लिया उससे कहीं ज्यादा, 1.5 गुना उससे इस सरकार ने 8 वर्षों के अंदर ही कर्ज ले लिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बैंक्स के बात करें तो 21 लाख करोड़ का हो गया। लोन्स राइट ऑफ करने की बात करें, जो बड़े बड़े धन्ना सेठों के जो लोन्स राइट ऑफ किए जाते, किसानों के नहीं, मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के नहीं, छोटे दुकानदारों के, छोटे उद्योगपतियों के नहीं, बल्कि धन्ना सेठों के अगर लोन्स राइट ऑफ करने की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए के लोन्स राइट ऑफ करेंगे। बैंक फ्रॉड की बात करें, घोटालों की बात करें तो 5,35,000 करोड़ का बैंक घोटाले पिछले 8 वर्षों के अंदर मोदी सरकार के नाक के नीचे हुए। पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल पे लगा दिया। 27,000 किलोमीटर हाईवे सेल पे, 6,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन सेल पे, 8,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन सेल पे, 210 लाख मीट्रिक टन का अनाज भंडार सेल पे, 2,86,000 किलोमीटर टेलीकॉम फाइबर सेल पे, 25 एयरपोर्ट सेल पे, 9 पोर्ट सेल पे, 761 माइनिंग ब्लॉक सेल पे, 2 नेशनल स्टेडियम सेल पे, 1,52,000 करोड़ मूल्य का रेलवे के एसेट सेल के ऊपर है। तो पूरे देश को इन्होंने सेल के ऊपर लगा दिया है, पूरे देश के लोगों को कर्ज के ऊपर इन्होंने डुबो दिया है। ये मोदी सरकार के 8 वर्ष का भारत को अच्छे दिन दिखाने का सपना पूरा इस तरीके से करा जा रहा है, ये हम सब लोगों को आज समझने की जरूरत है। चौथा साल आमदनी किसानों को कहते थे कि 2 गुना होगी, आमदनी नहीं हुई 2 गुना, दर्द दिया 100 गुना। कैसे? 3 काले कानून लागू कर दिए, 750 किसानों को अपने प्राणों की बलिदान देना पड़ा, जब जाकर के इस सरकार के कान के ऊपर जू रहेंगी। अन्नदाता के ऊपर आज पिछले 8 वर्षों के अंदर लगभग 90,000 किसान खेत मजदूर आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर हो गए हैं। ये हमारी सरकार की देन है। प्रति हेक्टेयर लागत कृषि के अंदर उपज के लिए 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर और बढ़ गई है, क्योंकि इन्होंने वैट लगा दिया है जिसपे कृषि के लिए इस्तेमाल चीजों पे, जिसपे आज तक के इससे पहले कभी भी नहीं था। डीजल के रेट बढ़ गए हैं, खाद के रेट बढ़ गए हैं। इन सब चीजों की वजह से आज 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों के ऊपर लागत बढ़ गई है। ये आज हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को ये आज दिया है। 5वां छल, शौर्य के नाम पर वोट, देश व सेना के हितों पर चोट। 1,22,000 हमारे सेना के अंदर वैकेंसीज हैं। 1 रैंक 1 पेंशन हम लोगों ने 17 फरवरी 2014 को यूपीए की सरकार ने किया।
उसके बाद आते ही 7 नवंबर 2015 को इन्होंने कहा कि जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं उन लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगी। सब जानते हैं कि 85% लोग 38 वर्ष से पूर्व रिटायर हो जाते हैं और अगले 10 उसके आगे के 10% लोग 46 वर्ष से पहले रिटायर हो जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर सब के सब लोग रिटायर हो जाते हैं तो स्वैच्छिक रिटायरमेंट को अगर 1 रैंक 1 पेंशन से अलग कर दिया तो जो कांग्रेस ने एक हाथ से दिया, भाजपा ने दूसरे हाथ से उसको वापस ले लिया। ये हमारे सेना के साथियों के साथ में इन्होंने किया। छठा स्थल, विकास से नहीं है नाता, बस नफरत फैलाना है आता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 तक के केवल 4 वर्षों में शुरू में 3,400 धार्मिक दंगे हमारे देश के अंदर हुए। अगर छोटे बड़े सभी मिला दिए जाएं तो हमारा मानना है कि लगभग 10,000 दंगे हमारे देश के अंदर कम से कम हमारे इन पिछले 8 वर्षों के अंदर हुए होंगे। ये मोदी सरकार की देन है। जैसे अभी सुरजेवाला जी बता रहे थे, 80 वर्सेस 20 करने की इनकी कोशिश है ताकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, महंगाई से, जो वास्तविक समस्याएं और जो इनकी कमियां हैं उनसे दूर होकर, इनके भ्रष्टाचार से दूर होकर के, इनके धन्ना सेठों ने जो पैसे कमाए हैं उससे दूर होकर के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ में लाया जाए। केवल और केवल यही कोशिश है, इसलिए लोगों को देश के अंदर हमारे बांटा जा रहा है। 7वां छल, पिछड़ों को पीछे छोड़ा, SC ST OBC से नाता तोड़ा। SC ST सब प्लान जो कांग्रेस लेकर के आई थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। SC ST OBC के आरक्षण पे लगातार हमला हो रहा है। जो PSUs इन्होंने प्राइवेटाइज करने की बात करी है, इसमें 4,31,000 लोग SC ST और OBC के हैं। जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो इनके ऊपर तलवार लटकेगी और साथ में नई भर्तियां SC ST OBC की इन PSUs जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी, जब ये सरकार के अंदर नहीं रहेगा तो इसमें कहीं पे भी इनके आरक्षण की बात नहीं रहेगी। तो ये SC ST OBC के हितों के ऊपर इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। इसके अलावा और बहुत विस्तार से इस बुकलेट के अंदर चर्चा है। 8वां जो छल है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच, मोदी सरकार ने बंद की आंख। भारत की भूभागीय अखंडता पर सीधा हमला हो रहा है पर मोदी सरकार मौन है। चीन ने लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। चीन ने लद्दाख डेप्सांग प्लेस में वाई जंक्शन तक जबरन कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार लेकिन भारत मां की रक्षा करने में पूर्णतः विफल रही है। हमारी सीमाओं के ऊपर जहां तक ये पूरी तरीके से विफल रहे हैं, वहीं पे हमारे देश के अंदर ड्रग्स का तस्करी हमारी बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आशी ट्रेडिंग कंपनी 28,000 किलोग्राम का टेल्कम पाउडर उन्होंने अडानी के पोर्ट से, गुजरात से इंपोर्ट किया। 28,000 किलोग्राम का 3,000 किलोग्राम उसमें से जब पता चला तो वो हीरोइन निकली और बाकी 25,000 कहाँ है किलोग्राम अभी तक के कहीं पे भी पता नहीं पूरे देश के अंदर है। तो पूरे देश को जिस तरीके से इन्होंने ड्रग्स की चपेट के अंदर डाल दिया है, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए शायद इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल, ये हम आप लोगों के पास में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत से, सुरजेवाला जी ने तैयार किया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जनता तक पहुँचाने की जिम्मेवारी आप लोग भी अपने अपने चैनल्स, अपने अपने साधनों के माध्यम से आप लोग ज़रूर करेंगे। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के माध्यम से जनता तक सही बात, क्योंकि 8 वर्ष कम नहीं होते हैं, कोई ये 6 महीने 7 महीने साल की बात नहीं, 8 वर्ष है। तो 8 वर्ष में मूल्यांकन होना चाहिए। आप दिखाइए जो सरकार कह रही है, हम ये नहीं कहते कि मत दिखाइए, आप दिखाइए उनको भी, आप हमें भी दिखाइए। आप दिखाइए कि वो वो कहते हैं कि उन्होंने काम किया है। आप ये भी बताइए कि किस तरीके से हमने एक सशक्त और सजग विपक्ष होने के नाते हम उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं और यही काम मीडिया का है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पर न्याय करेंगे, देश की जनता के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद यू सर। इन इंग्लिश answer actually the the questions when it comes। जी आप बताइए। आपने रोजगार की बात कही, लेबर कोड आने वाले हैं, उनको भी वैसे ही काला कानून कहा जा रहा है, शायद जून में आएंगे। उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात है, जिसमें घंटे के आधार पर रोजगार होगा, स्थायी नौकरियां जाएंगी।
लेबर के और दूसरे कंसर्न के बारे में हमें कुछ देखने को नहीं मिला। न कांग्रेस अध्यक्षा के भाषण में था, न पूर्व अध्यक्ष के भाषण में था, और उसमें रिप्रेजेंट जो किए इंटर के वो भी मूल रूप से वो रेडी ही नहीं। आदरणीय साथी, सबसे पहले तो जो आपने सवाल उठाया वो बहुत प्रासंगिक है, आपको साधुवाद। इस देश में मजदूर के हकों पर और हितों पर लगातार मोदी सरकार और भाजपा आक्रमण कर रही है। उदयपुर चिंतन शिविर के अंदर इस पर विस्तृत चर्चा हुई और जो लेबर कोड्स संसद के अंदर सरकार लाने की तैयारी कर रही है वो देश के मजदूरों का गला घोटने का काम होगा और देश के मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने जैसा कुकृत्य होगा। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। हमने इसका संज्ञान लिया है। इंटक से बाकायदा राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने इस पर चर्चा की है। दूसरी लेबर ऑर्गेनाइजेशन से भी जो शायद हमारी पार्टी से संबंधित ना हो, उनके कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों से इस पर चर्चा हुई है। मनरेगा भी अब उसी लेबर का एक हिस्सा है और मनरेगा में जिस प्रकार कटौती की गई है वो भी बहुत चिंताजनक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस लड़ाई को सुदृढ़ता से लड़ेगी और हम देश के मजदूर को बंधुआ मजदूर का दर्जा देने के मोदी सरकार के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। यस प्लीज। बोलो। जोशी जी ने, मुरली मनोहर जी ने कहा देखिए, हमने आपको अपने इस बुकलेट के अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है हर चीज़ का 2014 का अब से, चाहे जीडीपी की ग्रोथ की बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, चाहे हम महंगाई की बात करें, किसी भी चीज़ में किसी भी जगह के ऊपर ले लें तो हम लोग जो है हम लोगों ने कंपैरेटिव एनालिसिस जो है हम लोगों ने करके दिया। और मैं ये चाहूँगा कि जो हमने फैक्ट्स फिगर्स दिए हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसी के जवाब में दें ना वो लोग। तो जब सरकारी आंकड़ों के अंदर जब आपकी कोर्ट में बहस कर लें। क्या कहा है? कॉपी में कुछ लिखा। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है कि अगर कॉपी में कुछ लिखा है तभी नंबर दूं, तो अगर कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है, वो तो प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है तो नंबर मैं कहाँ पे दूं? यानी कुछ किया हो तो नंबर दूं, जब कुछ किया ही नहीं है तो नंबर नहीं दें। और दूसरा, सुरजेवाला जी का हम सब लोगों का बड़ा स्पष्ट है कि हम चैलेंज करते हैं मोदी जी से आ जाएं और सवाल जवाब कर लें और हम अपनी तरफ से बात रखें, वो अपनी तरफ से बात रखें, कहीं पे भी आए, आपकी किसी आप ही के किसी फोरम में आ जाए। CNN न्यूज़ 18 पर बुला लीजिए, कहीं और नहीं तो हमें वो भी मंजूर है। और जो आपके जो विशेष एंकर हैं उनको बिठाइएगा जज के तौर पर, ताकि मोदी जी को ये ना हो कि जज उनकी पसंद का नहीं है। मुरली मनोहर जोशी जी को भी जज बनाना चाहिए साथ में। सर, एक सवाल पूछना था। मैंने पूरा देखा रिपोर्ट, इसमें भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं है। तो क्या भ्रष्टाचार जो सरकार में भ्रष्टाचार है उसको लेकर दे रहे हैं? और दूसरा, क्या कुछ सराहनीय काम भी किया आप सबने मोदी सरकार ने कांग्रेस के मुताबिक? देखिए, भ्रष्टाचार जब हम ये कह रहे हैं कि 5,35,000 करोड़ का बैंक का घोटाला हुआ है तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जब हमने नाम भी लिखे हैं कि किस किस ने किए हैं, मेहुल भाई और सबके नाम दिए हुए हैं। जब हमने ये कहा है कि सिर्फ चंद पूंजीपतियों को ही 1,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन की कमाई हो रही है
तो फिर क्या कमाई बगैर बगैर सरकारी मदद के हो रही है? तो ये हमने इससे ज़्यादा, तो ये जब मैंने सबसे पहले पढ़ करके जो बताया है, जो हमारा प्रियम्बल है इसके अंदर, वहाँ पे तो सारी की सारी चीज़ें हैं। माकन साहब, आप सरकार में भी रहे, मेरा मतलब था कि किसी मंत्री पर क्या सीधे तौर पे ना तो कोई मामला हुआ, ना किसी का इस्तीफा हुआ। यहाँ पे इस जगह से कम जो है 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मैंने करे हैं, और कम से कम 100 करे होंगे सुरजेवाला जी ने, रफेल से लेकर के कहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं बोली होंगी। तो LIC का घोटाले से लेकर के, रफेल घोटाले से लेकर के, राइस घोटाले से लेकर के, दुनिया भर के हैं, दाल घोटाले से लेकर के, ये जो अभी हम जब कह रहे हैं कि हीरोइन की तस्करी हुई है यहाँ पे, तो क्या ये घोटाला नहीं है क्या? आज जो है 8 वर्ष पूरे होने पे सवाल हमारे को पूछना चाहिए या रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए? After her, I'll come to you. अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के ऑफिस बेरर्स की एक मीट हुई थी, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन पे आरोप लगाया था कि ऑपोजिशन डिवाइड कर रही है, कम्युनल डिवाइड का एजेंडा आप लोग लगातार उठा रहे हैं। इस कमेंट को किस तरह से देखते हैं? और साथ ही ये भी कहा था कि जो बीजेपी के ऑफिस बेरर्स हैं उनको बोला कि डेवलपमेंटल बेसिस पे स्टिक करें, तो इसको आप किस तरह? सब लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर पे भी कम्युनल वायलेंस हुआ है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी ना किसी रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्वॉल्व रहते हैं। और जिस तरीके से जिस जगह के ऊपर हो रहा है, जो टाइमिंग है, वो सीधे के सीधे भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के अंदर फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। हम लोगों ने 4 वर्ष के अंदर 3400 इंसिडेंट्स जो कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं, हमने इस बुकलेट के अंदर रखा है। हमारा मानना है कि लगभग 10,000 के करीब ऐसे छोटे बड़े इंसिडेंट्स हुए होंगे जो कि इतने आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए। तो जो सरकार है वो इस चीज़ को जिम्मेवार है, उनकी अपनी पार्टी के लोग इसके अंदर सीधे के सीधे रहते हैं, उनका अपना खुद का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, किसी और का तो नहीं। हम लोग जब उनको कह रहे हैं आप आइए, हम बहस करने को तैयार हैं, तो आए, वो हमारे सामने बहस करें, वो जवाब तो दें। वो हम कह रहे हैं ना उनको, आए वो, जब वो हमसे पूछें, वो हमको कहें तो हम जवाब देंगे। अभी तो हम उनको कह रहे हैं आइए। अब पहले बीट कॉरेस्पॉन्डेंट से तो बहस कर लो, फिर एडिटर से भी कर लेना। वो तो हमारे एडिटर हैं ही, हमारे नेता हैं। Well, we have divided the entire failures into 8 parts. And if you look at each one of them, each one of these failures is bigger than the other. So we can't, if we say that inflation is a bigger failure than unemployment, we'll be wrong. If we say that failure with respect to farmers is bigger than inflation and unemployment, it would be wrong, because all these things, all these 8 things which we have picked up, all these things concerns each and every citizen of the country. Be it failure to protect our boundaries, be it rising inflation, all these failures are bigger than each other. So we can't pick one failure over the other. देखिए, हम लोग एक सशक्त और सजग विपक्ष हैं। चुनाव के नतीजे और विपक्ष की सक्रियता दोनों की दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम अपना धर्म का पालन कर रहे हैं
और जहाँ तक के चुनाव में विजय की बात है और बेहतर प्रदर्शन करने की बात है, हमारा उदयपुर के अंदर नवसंकल्प शिविर हुआ है और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं, आपके सामने हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि, और उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कार्रवाई भी उस पर शुरू हो गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद में और आपको बेहतर कांग्रेस के कार्य करने के तरीकों में आपको नजर आएगा और हम लोग और बेहतर तरीके में करेंगे। लेकिन साथ साथ में मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने पिछले 8 वर्षों का सरकार का लेखा जोखा जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, इसको प्लीज़ आप चर्चा करें, क्योंकि ये लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एक तरफा बात वो लोग तो अपनी एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से भी कह देते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी कह देते हैं, तो हम लोगों का तो एक सोर्स है, आप ही लोग हैं, अगर आप लोग उसको दिखाएंगे और बताएंगे तो लोगों तक पहुँचेगी। I'll come to you, sir. After her, I'll come back to you. पता सवाल लीजिए। इन्होंने रेट्स कम किए। देखिए 27 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने पिछले 8 वर्षों के अंदर एक्साइज बढ़ा करके किया है। 344% डीजल के ऊपर एक्साइज बढ़ा दिया है। तो अब जब पिछले 2 महीने पहले 9 रुपया बढ़ा करके उसमें से 7 रुपया कम कर 10 रुपया बढ़ा करके 7 रुपया कम कर दिए, तो वो कोई महंगाई घटाना अगर इसको कहते हैं तो मैं समझ नहीं सकता कि लोगों को मूर्ख बनाने का और क्या डेफिनेशन हो सकता है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो पेट्रोल और डीजल के रेट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने के बावजूद हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं, और उसके अंदर जो एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार बढ़ाया है और जो इन्होंने सब्सिडी कम किया, हमारे समय के ऊपर 1,44,000 करोड़ की सब्सिडी होती थी, जिसको इन्होंने अब कम करके 11,000 करोड़ की सब्सिडी सिर्फ कर दी है पेट्रोल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो 12 गुना तो इन्होंने सब्सिडी कम कर दी और एक्साइज ड्यूटी 344% बढ़ा दिया। तो जब इन्होंने सब्सिडी जो सरकार देती है जनता को ताकि उसका बोझ ना पड़े, उसके अंदर 12 गुना कम 1200% कम कर दिया और 344% डीजल के ऊपर अगर एक्साइज बढ़ा दिया और फिर जो है ये कहते हैं कि हमने कम कर दिया, तो ये तो जनता को समझने की बात है। Can I take her second question also, sir? आदरणीय साथी, सवाल बड़ा सीधा है और माखन साहब ने जवाब भी दिया। हम मोदी जी से कहते हैं कि साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 3 रुपया 56 पैसे पे हम छोड़ के गए थे एक्साइज ड्यूटी, डीजल पर उतनी कर दीजिए। क्यों आंकड़ों की हेरा फेरी में लोगों को बहका रहे हैं? आपने 3 रुपया 56 पैसे की बजाय कर रखी है 15 रुपया 80 पैसे, जो 2014 में मनमोहन सिंह जी ने की थी, उतनी कर दीजिए। 3 रुपया 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पे और 9 रुपया 48 पैसे थी पेट्रोल पे। 20 रुपया अगर पेट्रोल और डीजल आज कम ना हो जाए तो आप जो हमें सज़ा देंगे, जिस चौराहे पर देंगे, हम तैयार हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों से एक अनुरोध करूंगा। हम जानते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। हम ये भी जानते हैं कि भाजपा के पितृ संगठन जो हैं वो अंग्रेज के पिट्ठू थे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने 52 साल तक तो देश का तिरंगा झंडा आरएसएस के कार्यालय पर नहीं फहराया था। हम ये भी जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं की एंट्री नहीं है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद इस देश के लिए कुर्बानी दी, उग्रवाद से लोहा लिया, उग्रवाद की आग में खुद को झुलसाकर देश की अखंडता को बचाए रखा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 2 ऐसे नाम हैं जिनका अकेले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वास्ता नहीं, जिनका इस देश की सरजमी मिट्टी से वास्ता है, इस देश में उग्रवाद से लड़ाई से वास्ता है। अगर
इंदिरा गांधी जी के पोते और राजीव गांधी जी के बेटे से कोई ये पूछे कि आप व्यक्तिगत हिंसा के शिकार हुए हैं और हिंसा और अहिंसा के बीच क्या रिश्ता है, तो कोई अपने सब भावनाओं को आत्मसात कर 2 मिनट के बाद ये कहे कि पहला शब्द जो मेरे जहन में आता है वो है माफी। तो मुझे लगता है जो इसका भी उपहास उड़ाते हैं, मुझे उन पर दया आती है। उन्हें वो नहीं जानते कि भारतीयता है क्या, भारत है क्या। उग्रवाद को रोकने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के हजारों टुकड़े करवाकर भारत माता के ऊपर अर्पित कर देना है क्या। मैं उनसे केवल सादर अनुरोध करूंगा, आप कांग्रेस से लड़िए ना, जरूर लड़िए, आप कांग्रेस से असहमत होइए, पर इस देश की बलिदानी और कुर्बानी का मजाक मत उड़ाइए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। Can I go to him first, sir, then you, and then ma'am, and I'll come to you. नहीं नहीं, इसमें इसका ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया कि उदयपुर चिंतन शिविर में हम संगठन को के अंदर कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, किस तरीके से हम लोग और बेहतर तरीके से काम करें, उसको हम लोग उस पे लगे हुए हैं। किस तरीके से हम युवाओं की भागीदारी हम सुनिश्चित करें, तो हम उसको आगे लेकर के जाएंगे। हम जो है मुख्यतः जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोग करें ताकि हम बेहतर कर सकें। इस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के समय राष्ट्रगान दिया देश को, राष्ट्रगीत दिया देश को, और राष्ट्र की जो अवधारणा थी, जिसमें हम जो बचपन से सीखे हैं कि 4 धाम यात्रा की जाती है, भारत एक राष्ट्र है। आज उसी राष्ट्र के ऊपर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है कि भारत राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल है राष्ट्र। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन कहता राष्ट्र नहीं है? नहीं नहीं, वो मैसेज तो आप लोग दे रहे हैं, या जो ऐसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी हिस्से को पढ़ना, नहीं नहीं, ये कोई है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल कोई मैसेज कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैसेज नहीं जा रहा है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, हम भारत भी हैं, राष्ट्रीय भी हैं। आई नो कि आप इतनी देर से पूछ नहीं रहे थे, इसके बाद पूछेंगे, पर मैं आपकी भावना समझ के दोनों का जवाब दे ही देता हूँ। आदरणीय माखन साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं फिर दोहराता हूँ, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या हरियाणा के बगैर भारत बन सकता है? क्या पंजाब के बगैर भारत बन सकता है? क्या कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब के बगैर भारत बन सकता है? तो जवाब नहीं में आएगा। भारत इसलिए है क्योंकि सारे भारत के प्रांत, मैं हरियाणा से आता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक हरियाणवी हूँ, पर मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैं भारतीय हूँ। हरियाणा और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। आप कौन से प्रांत से आते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के बगैर भारत बन सकता है? सबसे बड़ा प्रांत है। आपको मुझे विश्वास है कि आपको गर्व है कि आप उत्तर प्रदेश की वीर भूमि से आते हैं, पर क्या उत्तर प्रदेश के बगैर भारत और भारत के बगैर उत्तर प्रदेश हो सकता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, इफ आई मे पुट इट इन इंग्लिश, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मेरा उन सब मेरे भाजपा के मित्रों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हिंदी की प्रतिलिपि भारत के संविधान की पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले सदन के पटल पर रखी थी। कृपया उसे दोबारा पढ़ें, आत्मसात करें। किसी बात की जानकारी ना होना कोई बुरा नहीं, मुझे कई बातों की जानकारी नहीं होती, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे सिखा देते हैं, परंतु जानबूझकर अज्ञानी बन जाना मूर्खता है, ये फर्क है।
ज्ञान ना होना, दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर लेना बुद्धिमता है, पर जानबूझकर अज्ञानी बन जाना मूर्खता है। भाजपा के कुछ मित्र ये मूर्खता कर रहे हैं। हम उन्हें अनुरोध करेंगे, इस देश के सामने, इस देश के संविधान की पटकथा तो हमने लिख दी थी जब संविधान बना। आज मुद्दा है, जैसा आपने फरमाया, बेरोजगारी, आज मुद्दा है महंगाई, आज मुद्दे हैं अर्थव्यवस्था का गर्त में जाना। उन पर चर्चा करें, इस देश को भटकाएं मत, ये मेरा सादर अनुरोध है। नो, शी इज वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड यू आर बीइंग नाउ अनफेयर टू हर। My name is Trupti Nath. I must say that in my assessment, Congress initiative in Malaysia turned around the economy of rural India and rural. Now it is not being executed as we see across regions of India. What is the way out? What is the way out? And you have enumerated sectors of economy in various sections. So what are the Narega was a methodology to put money directly into the hands of the poorest of the poor in this country, whether they were belong to journal categories or to SC, ST, OBC, minorities or other deprived sections. When you deprive wages to Manrega workers for over 2 months, 3 months, 6 months, you are actually defeating Manrega, as Prime Minister said on the floor of the Parliament himself. When you deduct or cut, impose budgetary cuts on Narega, you are taking food off the table of ordinary Indians, the poorest of the poor. So attack on Manrega is not attack on workers. It's an attack on rural India. It's an attack on those who need government's help the most. And it's an attack on our economy, for that money doesn't come back into the system. We will continue to demand that Prime Minister, who's personally hostile to the entire concept of Narega, as he admitted on the floor of the Parliament, should now at least undo his lopsided thought process and policies. Second last question, ma'am. Since yesterday, BJP is raising the issue of Lok Sabha MP Rahul Gandhi going without a permission. I know you tweeted about it, but what it was. Shri Rahul Gandhi had taken the adequate FCRA permission. Let me say that on record. Shri Rahul Gandhi does not require political clearances. For, please understand, and I know all of you are extremely wise and astute sitting here, but please give little bit of gyan to those who are being deliberately ignorant. If you are a minister, if you are holding a public office, if you are a member of a commission, if you are a government servant, and you go for a official function outside India, you need political clearances. But if a member of parliament or a member of legislative assembly or a member of legislative council travels, he or she only needs FCRA clearance and not any political clearance from Prime Minister. We still are a democratic country. We don't live in Stone Age, and hopefully we will not live like that. आदरणीय मित्र, कई साथी बेबात की बात, जिसे हरियाणा में कहते हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। श्री राहुल गांधी ने FCRA की परमिशन ली है। हमारे मुल्क में अगर आप मंत्री पद पर हैं, भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, किसी कमीशन आदि के मेंबर हैं जहाँ से आपको तनख्वाह वगैरह मिलती है, तो आपको पॉलिटिकल क्लियरेंसेस चाहिए। MLA, MP, MLCs को FCRA परमिशन चाहिए, जो श्री राहुल गांधी ने ली। पॉलिटिकल क्लियरेंसेस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ
तो हमारा मुल्क फिर प्रजातांत्रिक मुल्क नहीं रह जाएगा। ना इस प्रकार का इस देश में कोई कानून है, मैं आपके संज्ञान में लेके आना चाहता हूं। और 2014 में बाकायदा लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से रिटन क्लैरिफिकेशन इस बारे में एक सांसद ने मांगी थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमसे आपको कोई पॉलिटिकल क्लियरेंसेस नहीं चाहिए। एमएलसी, एमएलए, एमपी वो सरकार के नौकर नहीं हैं, दे आर सर्वेंट्स ऑफ पीपल। एंड जो लोग इस प्रकार की बचकाना और बेवकूफ़ाना बात कर रहे हैं, मेरी उनसे राय है, देश के सामने गंभीर मुद्दे हैं। वो गंभीर मुद्दे हैं, 15% से ज़्यादा महंगाई है, टमाटर लाल आंख दिखा रहा है, 90 रुपये किलो का हो गया, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते। खाने का तेल 200 रुपया है, उस पर वो चर्चा नहीं करवाना चाहते। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं जो हैं, 1,25,00,000 महिलाओं की नौकरियां चली गई, उस पर वो चर्चा नहीं करवाना चाहते। देश में 3400 दंगे हो चुके हैं, उस पर चर्चा नहीं करवाना चाहते। देश में एक एक चीज की कीमत क्या है और क्या थी, देखिए 100%, 150%, 300% बढ़ गई, इस पर वो चर्चा नहीं करवाना चाहते। किसी एमपी ने पॉलिटिकल क्लियरेंस लिया नहीं ली, उस पर चर्चा है। सो राहुल गांधी जी से जो ऑब्सेशन है उनकी, उन्हें ये छोड़कर देश चलाने पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। सॉरी, हाँ, जी का सवाल जरूरी है, बताइए। यस सर, यस, आई विल कम टू यू, आई अपोलोजाइज। After him I'll go to him and then I'll come to you, then we will wind up. Yes sir, please. मेरी उन सब साथियों को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं। यस सर। यस, प्लीज जोड़ लीजिए। भाजपा ने कहा है कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस मत छोड़ो अभियान चलाना चाहिए। Yes, I will speak in. I extend my good wishes for a happy and bright future to all my friends and senior colleagues. I hope they will continue to contribute towards nation building and contribute to what is the essence of idea of India that is intrinsic to the thought process of the Congress party. Yes, last question. आदरणीय साथी, मैंने जैसा कहा कि ये लोग बचकानी और बेवकूफ़ाना बातें कर इस देश का ध्यान बांटना चाहते हैं। यासिन मलिक को चाय पिलाने के लिए किसने बुलाया था जब वो देश के प्रधानमंत्री थे? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यासिन मलिक से वार्तालाप किसने किया था? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यासिन मलिक से मुलाकात किसने की थी पीडीपी से सरकार बनाने के बाद? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। अलगाववादियों से वार्तालाप किसने किया था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। बिन बुलाए मेहमान के तौर पर दावत खाने के लिए पाकिस्तान कौन गया था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जो बदनाम आईएसआई है जो भारत में उग्रवाद फैलाती है, उसे पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए कौन बुलाकर लाया था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मौलाना मसूद अजहर, जरगर और दूसरे उग्रवादियों को जम्मू कश्मीर की जेल से रिहा कर हवाई जहाज में बिठाकर कांधार पाकिस्तान कौन छोड़कर आया था? भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। मसरत आलम को जो भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों के अंदर शामिल है, वो किसकी सरकार में शामिल था? वो भाजपा और पीडीपी की सरकार का एक तरह से चेहरा बना था। आसिफा अंद्राबी को बेटी बचाओ का चेहरा किसने बनाया था
जो मौलाना मसूद अजहर के साथ पाकिस्तान जाकर भारत विरोधी रैली कर रही थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए अपने गिरेबां में झांक कर देखें इससे पहले कि वो भद्दे और सस्ते इल्ज़ाम लगाएं। धन्यवाद साहब। वी वांट ओनली 1 मिनट ऑफ योर अटेंशन, देयर इज़ ए इम्पॉर्टेंट ज्वाइनिंग हैपनिंग। क्योंकि आप बार बार सवाल कर रहे थे तो हमने कहा अभी सबूत फिर आपके सामने पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हैं हमारे महत्वपूर्ण, वो आ रहे हैं तो अभी आपके समक्ष आएंगे। ये वाले ये किताब ये ले। शुक्ला जी हमारे बीच में हैं, जो हमारे प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के। वो उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को कांग्रेस में ज्वाइन करवाएंगे। मैं उन्हें अनुरोध कर रहा हूँ, आपके बीच में 1 सेकंड में होंगे। नमस्कार साथियों, हम 2 मिनट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। राजेश चेंज ओवर भी करेगा, चेंज ओवर कर रहा है, चेंज ओवर कर रहा है। और कहाँ आगे सारे लोग बाहर गए ना। 2 मिनट वेट कर लेते हैं।